वजह क्या, बस इनको लड़ने की आदत है, लड़ाकू कौम है शुरू से ही। तो इनको तो कहीं कहीं भी लड़ने का मौका मिलो तो उस पर भिड़ जाते हैं लड़ने की, इनका मादा है इनके अंदर। 16 में हुआ जाट उग्रों के मतलब आंदोलन हुआ, वो क्या साजिश के तहत हुआ, कैसे हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं देखो जाटों का नमक खाया हरियाणा में जब मैं था, तो आपको आरक्षण जरूर दिया जाएगा। तो अब जाटों की राजनीति कहाँ पर खड़ी है? अब क्या लगता है कि जो जाट राज होता था कि दोबारा से बन पाएगा कैसे? उसको पैसे खाने की लग हो गई, और एक अपना नाम, भाई मेरा नाम हो, बाकी किसी जाट का नाम ना हो। जाट आंदोलन को लेकर प्रधान जी राजकुमार सैनी सांसद थे अपने कुरुक्षेत्र लोकसभा से, उनकी कितनी भूमिका आप मानते हैं? जाट तो देखो जी, मेरे को तो ऐसा लगता है ये अलग थलग से निकाल दिया सर बीजेपी की सरकार ने। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट शो है इसमें मेरे साथ अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल चौथ जी हैं, और काफ़ी संघर्ष इन्होंने किया है जाटों के लिए। आज बातचीत करेंगे कि क्या कारण रहे, क्यों नहीं मिल पाया, और क्या आज की जो स्थिति है वो क्या है जाटों की। दोस्तों, इस पॉडकास्ट शो को स्पॉन्सर किया है MDN ग्लोबल स्कूल। बहुत कैथल का बहुत ही शानदार स्कूल है, एक बार आप सभी विजिट जरूर करें। जी, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, जाट आरक्षण, आप प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं संघर्ष समिति के भी और महासभा के। जाट महासभा। जी, तो ये शुरुआत कैसे की थी आप लोगों ने? देखिए, जो जाट आरक्षण है मतलब उसमें संविधान में इसका प्रावधान है। जो संविधान का अनुच्छेद 15(4)(15)(5) है, उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वो है शैक्षणिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन। जी, इसी को लेकर के दूसरी जातियों को आरक्षण मिला। तो जाटों ने भी अपनी मांग उठाई और जाटों ने अपना संघर्ष शुरू किया। तो सबसे पहले ऑल इंडिया में 6 स्टेटों को आरक्षण मिला। बिहार में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, दिल्ली में, राजस्थान में, और हरियाणा प्रदेश में जो आरक्षण था उसकी शुरुआत चौधरी देवीलाल जब वो उप मुख्यमंत्री होते थे उस समय से ये चली आ रही है। चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री? उप मुख्यमंत्री, ओके, सॉरी, उप मुख्यमंत्री ओके। थे। जब उन्होंने स्वामी वो अपना क्या नाम था उनका मुख्यमंत्री जी का, प्रताप सिंह, विश्व प्रताप सिंह, उन्होंने मंडल आयोग की स्थापना की थी। तो मंडल आयोग ने हमारी कई जातियों को, जाटों को भी आरक्षण दे दिया था। लेकिन उसके बाद भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री बने देश के, तो उन्होंने जाटों का आरक्षण वापस दे दिया। भारत भूषण भारती और एक अपने गौतम जी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक अपील डाल दी हाई कोर्ट में, और भजनलाल जी ने कह दिया कि जाटों को आरक्षण नहीं चाहिए, तो उन्होंने वो वापस ले लिया। उसके बाद फिर देवीलाल जी ने गुरुनाम सिंह आयोग उठाया। गुरुनाम सिंह आयोग ने जाटों को आरक्षण दे दिया। तो इस तरीके से चलते रहे। फिर जाटों ने जब 6 स्टेटों में आरक्षण हो गया तो जाटों ने हरियाणा प्रदेश में भी इसकी मांग जोर शोर से उठाई। इसकी 2007 में 2008 में इसकी मांग उठी फिर दोबारा, और मैं उसमें फिर जाट महासभा का, अखिल भारतीय जाट महासभा का प्रधान बना। तो हमने भी ये हरियाणा में इस बात की मांग उठाई और ये जोर पकड़ते चली गई जी। फिर इसी के अंदर से जाट आरक्षण संघर्ष समिति का गठन हुआ, और उसके फिर मैं उसका भी प्रधान बनाया। तो फिर ये मांग फिर वहाँ से यहाँ शुरू हुई है। जी, तो फिर क्या कारण रहे, असफल क्यों हुआ ये जाट आंदोलन? देखिए, सरकारों की मंशा नहीं थी कि जाटों को आरक्षण दे दिया जाए। जो जाटों का आरक्षण की मांग चली थी उसमें हमारे जो मुख्यमंत्री थे, ये अपना
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काल में ये इस मांग ने काफ़ी जोर पकड़ा। जाटों ने संघर्ष किया, हुड्डा साहब के साथ मीटिंग की, लेकिन हुड्डा साहब की मनसा जाटों को आरक्षण देने की नहीं थी। उन्होंने इस बात को उलझा के रखा और उन्होंने कहा भाई जो मैं बताऊँ जो जाट आरक्षण है ना वो 50% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। और हुड्डा साहब ने जो आरक्षण दिया जाटों को वो दिया वो 50% से ज़्यादा था। ओके। वो जो हाई कोर्ट में जा कर के वो अपील उन जाटों जो खारिज हो गई, आरक्षण खारिज हो गया वहाँ से। तो फिर उसकी बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार ने भी कहा था भाई हम जाटों को आरक्षण देंगे। हम मुख्यमंत्री जी से ही मिले और प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र मोदी जी से ही मिले। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भाई मैंने देखो जाटों का नमक खाया हरियाणा में जब मैं था, तो आपको आरक्षण जरूर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने भी इस बात का कोई विशेष गौर नहीं करी और जो आरक्षण दोबारा से इन्होंने दिया बीजेपी ने, जाटों को तो नहीं दिया, लेकिन जो स्वर्ण जाति थी जो जिनका आर्थिक पिछड़े थे उनको इन्होंने 10% आरक्षण अलग से दे दिया, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन टिक नहीं सका। जी, तो ये मतलब माहिर है या नहीं आंदोलन को लेकर? अगर बात करें जाटों की, जाट आंदोलन को लेकर माहिर हैं या नहीं? नहीं, जाट आंदोलन के लिए तो माहिर हैं। जाट आंदोलन कोई भी हो आंदोलन हो, जाट वैसे तो सिरे चढ़ा करके छोड़ते हैं। लेकिन जाट में भी कहीं ना कहीं जब आंदोलन पीक पे होता है ना तो वहाँ चौधरी की लड़ाई हो जाती है, बीच में खापे आ जाती है, बीच में कई संगठन बन जाते हैं, कई समूह संगठन भी बन जाते हैं, कई सरकारी संगठन बन जाते हैं, तो वो सरकार के साथ साठगांठ कर लेते हैं, उनकी बोली बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो जाट आरक्षण है वो सिरे नहीं चढ़ सके। सिरे नहीं चढ़। यशपाल मलिक का कहाँ जिक्र आता है जी? वो तो उत्तर प्रदेश से हैं। यशपाल जो पहले अखिल भारतीय जाट महासभा थी उनके हम सब सदस्य थे। मैं हरियाणा प्रदेश का प्रधान था और ये जो यशपाल मलिक है ये उसमें सचिव था, राष्ट्रीय सचिव। दारा सिंह जी इसके प्रधान थे, युद्धवीर सिंह जी इसके जनरल सेक्रेटरी थे। तो उसमें से फिर एक वो बना अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति, और उसका जो अध्यक्ष था वो यशपाल मलिक बन गया। तो यशपाल मलिक ने कहा भी नहीं, जाट आरक्षण का आंदोलन अलग से चलाएंगे और जाट महासभा हो अपना काम अलग से करेगी। तो उसने काम शुरू किया। हरियाणा में उस वक्त खास जरूरत थी, तो यहाँ हमने काम शुरू किया। तो चलो शुरू में उसने काम ठीक किया, हम भी उसके साथ थे जी। लेकिन बाद में जाकर के उसकी लालसाएं बढ़ गई भाई मैं तो छोटू राम के बराबर मेरा नाम होना चाहिए और ऑल इंडिया में मेरा कब्जा होना चाहिए जाट आरक्षण संघर्ष समिति में। तो उन्होंने जाट आरक्षण संघर्ष समिति के साथ एक जाट ग्लोबल मिशन बना लिया, अलग से बना लिया और एक जाट RSS की तर्ज पे जाट सेवा संघ अलग से बना लिया। उसने 3 संस्थाएं बना ली। जो पैसा आता था जाट आरक्षण संघर्ष समिति का वो पैसा वो जाट ग्लोबल मिशन में ट्रांसफर कर देता था। उस पर उसका कब्जा था जाट ग्लोबल मिशन पे। तो लोगों का उससे विश्वास उठता चला गया। जितने भी मुकदमे बने लोगों पे जाट आरक्षण संघर्ष समिति के समय, उसने किसी की पैरवी नहीं की। न वो कभी जेल में गया। हम तो 6-7 साल बाद जेल में गए, लेकिन वो कभी जेल में नहीं गया। उसको पैसे खाने की लग हो गई और एक अपना नाम, भाई मेरा नाम हो बाकी किसी जाट का नाम ना हो। तो ये लेकर के ये चीज़ उसके खिलाफ गई और उसको हरियाणा वाले ने तो बिल्कुल नकार दिया और दूसरे प्रदेशों में भी अब उसकी कोई खास छवि नहीं रही है। तो प्रधान जी, उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया? जब आपको पता था आप प्रधान रहे हो उनकी संस्था के, तो आपने भी विरोध करना चाहिए? नहीं, मैंने विरोध किया था। मैंने जो अपना मैयड़ में हमारा फंक्शन था, मैंने कहा था भाई देखो ये छोटू राम तो एक ही हुआ है, छोटू राम को नहीं बन सकते आप इस बात को छोड़ दीजिए। अच्छा, उस वक्त कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया, लेकिन बाद में जाके उनको भी ये महसूस हुआ हाँ भाई धर्मपाल ठीक था, यशपाल गलत था। तो बाद में उन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन जब तक तो वो जो जाट आरक्षण का मुहिम थी वो छिनभिन हो चुकी थी।
जी, तो ये जो लड़ाई है कितने साल आपने लड़ी है जी? मैंने ये लड़ाई लड़ी, समझो मैं जाट आरक्षण जाट महासभा का अध्यक्ष बना था 2007 में। 2007 के बाद मैं ये लड़ाई लड़ता चला आया हूँ और 2017 या 18 तक मैंने ये लड़ाई लड़ी। 16 में हुआ जाट उग्र हो गए, मतलब आंदोलन हुआ, वो क्या साजिश के तहत हुआ, कैसे हुआ वो जो कांड? देखो, जाटों ने देखो संघर्ष तो आरक्षण के लिए किया ही था। हाँ। तो उसमें कुछ गलतियां हुई, कुछ जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने भी इसमें, उनकी भी सह थी, उनका उनका भी कहीं ना कहीं इस करवाने में हाथ था। जैसे कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को फूका गया, तो वो तो एक राजनीतिक चाल थी, उनमें जाट आरक्षण संघर्ष समिति का कोई हाथ नहीं था। मैं जहाँ तक हूँ, कांग्रेस ने उसमें थोड़ी उनकी साजिश थी इस बारे में, आहुति डाल लिया हाँ कांग्रेस तो आहुति डाली है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो वो आरक्षण का मुहिम थी ना, वो रोहतक से में ज़्यादा सक्रिय थी। ओके। और पहले जब कांग्रेस के टाइम में जाट आरक्षण की मुहिम थी, वो रोहतक में नहीं थी, वो हिसार में, कैथल में और दूसरे मतलब जहाँ जहाँ थे, सरसा में भी कम थी, भिवानी में ज़्यादा थी। तो वो उस वक़्त तो कांग्रेस के टाइम में तो रोहतक में बिल्कुल नील थे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बदली, हाँ। तो एकदम से रोहतक में सक्रिय हो गई वो। हालांकि वो आहिस्ता आहिस्ता सारे हरियाणा में फैल गई, और सारे हरियाणा में फैलने का उसका जाटों को नुकसान ही हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ जी। तो इसमें मतलब कांग्रेस के अलावा दूसरे जो राजनीतिक दल थे वो आप लोगों के साथ थे या फिर कैसे? नहीं, हमारे साथ कोई नहीं था राजनीतिक दलों में से। बाद में थोड़ी वो इनेलो ने हमारी मदद की थी, लेकिन वो भी इतनी नहीं थी, वो नगण्य ही थी। मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं कोई रहा। ज़्यादा वो नहीं थी जी। महेंद्र टिकैत जी से आपके कैसे रिश्ते थे? मेरे महेंद्र सिंह टिकैत जी से ठीक रिश्ते थे, लेकिन वो तो किसान नेता थे। उन्होंने आरक्षण के लिए कोई काम नहीं किया, मतलब उन्होंने किसानों के लिए काम किया। किसानों के लिए काम किया, तो आना जाना था आपका उनके साथ? हाँ, आना जाना था, मैं उनके कई आंदोलनों में उनके साथ रहा। जी। तो आपने शुरुआत कहाँ से की? एक छोटे से गांव से उठ के आप जाट महासभा के प्रधान रहे हो आप। मेरा राजनीति में रुचि थी शुरू से ही, और किसानों के प्रति मेरी थोड़ी जागरूकता सी थी, उनका काम करने का मेरा वो था, मन था। तो मैंने शुरुआत तो अपनी किसान यूनियन से की। लेकिन उसके बाद मेरे को एक चुनाव, मैंने एक चुनाव लड़ा। कब लड़ा? 2020 में। ओके। ना 2020 में नहीं, सॉरी 2000 में। 2000 में मैंने कैथल से चुनाव लड़ा। सन 2000 में लीलाराम जी के। हाँ, लीलाराम जी थे। तो उसमें मेरी जो जाट थे, जाट वोट मेरे को 95% मिले। ओके। और दूसरी जातियों के मिले, लेकिन वो 5% मिले मेरे को। कुल मिलाकर मेरे को 20,000 वोट मिले थे। उसके बाद पता लग गया अखिल भारतीय जाट महासभा को, भाई वहाँ एक जाटों ने उसका साथ दिया, जाट उसके पीछे हैं। तो चौधरी युद्धवीर सिंह मेरे पास आए, भाई आप इसमें जाट सभा में काम करो। तो मैंने कह दिया जी हाँ मैं करूँगा। तो उन्होंने मेरे को राष्ट्रीय सचिव बना दिया। सन 2000 में आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे? हाँ हाँ। तो फिर भी किसी पार्टी में नहीं शामिल? नहीं, मैं पार्टी में नहीं शामिल हुआ था। ओके। तो फिर आप जाट आरक्षण? हाँ, जाट अखिल भारतीय जाट महासभा में मैंने काम किया। तो वहाँ से फिर मेरा ये शुरू हुआ, उनके साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया। और फिर जब जाट महासभा से की विंग बनी अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति, उसका भी मेरे को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, और फिर मैं इससे जुड़ता चला गया। जी। तो फिर आपने एक ही चुनाव लड़ा है? मतलब एक ही चुनाव लड़ा। आगे क्यों नहीं लड़ा, क्या कारण रहे? देखिए, आगे ऐसा है जी, बार बार आज़ाद उम्मीदवार नहीं लड़ सकता। देखो, ना तो मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अगली बार भी चुनाव लड़ूं। अच्छा, फिर आगे फिर उसके बाद मैं कांग्रेस में चला गया था जी।
सुरजेवाला जी के सुरजेवाला जी के साथ के चले गए थे आप। और फिर वो 2004 या 4-5 में सुरजेवाला जी खुद ही यहाँ से आ गए। अगर मेरे को टिकट मिल जाता तो मैं चुनाव लड़ता, लेकिन मैं आज़ाद उम्मीदवार, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी चुनाव लड़ने की बार बार। जी जी। तो फिर कोई कॉलेज वगैरह में प्रधान रहे इससे पहले आप, या कैसे? नहीं, मैं सरपंच रहा 2 बार गांव का। हाँ हाँ। मैं ब्लॉक समिति का मेंबर रहा। मैं कुरुक्षेत्र तालाब कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसका मैं इलेक्टेड हुआ, निर्देशक रहा। अच्छा। उसके बाद मैं हरियाणा स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक था, आरको बैंक बोलते हैं जिसको, उसका मैं डायरेक्टर रहा जी। और भी मैं काफ़ी पदों पर रहा, मतलब इरिगेशन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर रहा, बिजली बोर्ड का मेंबर रहा, और नंबरदार तो आप हो ही। नंबरदार तो मैं हूँ, हाँ जब भी हूँ जी। तो अब जाटों की राजनीति कहाँ पर खड़ी है? अब क्या लगता है कि जो जाट राज होता था कि दोबारा से बन पाएगा कैसे? जाट तो देखो जी, मेरे को तो ऐसा लगता है ये अलग थलग से निकाल दिया सर बीजेपी की सरकार ने। और कुछ जाटों की अपनी गलती भी है, बीजेपी का भी इतना दोष नहीं है, क्योंकि जाट है जो वो कॉन्फिडेंस नहीं रखता, वो किसी के साथ भी उड़ जाता है। अच्छा, जब कोई आंदोलन करते हैं, पीक पे होता है, तो फिर वो कई कई संगठन बन जाते हैं, स्वयंभू भी बन जाते हैं। जैसे खापे हैं, खाप के कुछ नेता तो ठीक ढंग से चुने गए हैं, एक एक खाप में 4-4, 5-5 नेता हो रहे हैं। और खापों में भी वैसे तो खापे सर्वजातीय होती हैं, हाँ। लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ भी बस उन जाटों की चौधर होती है। और अब जाट का नॉन जाट का नारा दे दिया है, इसमें भी जाटों को काफ़ी नुकसान हुआ। काफी नुकसान हुआ है। तो मतलब हर जगह जैसे कोई भी प्रधान अभी जाट बनेगा, इन चीजों का नुकसान काफी हुआ है जाट। हाँ जी, हाँ, जाट में प्रधान बनेगा, ये भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जाट किसी के को साथ लेकर चलता भी नहीं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या किया, किसी को साथ लेकर नहीं चला। तो देवीलाल कहते थे भाई आपके पास 99 पैसे, अगर 1 पैसा नहीं डालोगे तो 1 रुपया नहीं बनता। वो सबको साथ लेकर चलते थे। कम्युनिस्टों को भी साथ ले लिया, बीजेपी वालों को भी साथ ले लिया, और मतलब हर जाति के आदमी को टिकट बांटते थे। लेकिन अब जो कांग्रेस में वो ऐसा नहीं है जी। तो अब लगता नहीं आगे भविष्य में क्या रहेगा, मतलब जाट एकजुट हो पाएंगे या फिर कैसे? मुझे तो लगता नहीं कि जाट एकजुट हो पाएंगे। इनकी आपस की टांग खिंचाई बहुत ज़्यादा है। वो कहेगा जट्टा कट्टा अपना न मारे, वो भी इन पे फिट बैठती है। जी। किसान आंदोलन भी आपने देखा है, पीछे किसान आंदोलन भी ऐसे ही पीक पे था, और आपने देखा फिर क्या हुआ उसका। तो ये जाट आंदोलन और किसान आंदोलन, इसमें कितना कुछ फर्क आप मानते हो दोनों में? नहीं, देखो, जाट आंदोलन में और किसान आंदोलन में फर्क तो है, लेकिन जो मेन लड़ाई लड़ते हैं ना, चाहे वो किसानों की है चाहे जाटों की है, उनमें उसमें ज़्यादातर जाट होते हैं। वजह क्या है जी? वजह क्या, बस इनको लड़ने की आदत है, लड़ाकू कौम है शुरू से ही। तो इनको तो कहीं कहीं भी लड़ने का मौका मिलो तो उस पर भिड़ जाते हैं लड़ने की, इनका मादा है इनके अंदर बस। और फिर जो दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां वो फायदा उठा लेती हैं। हाँ जी। ये तो जाटों का आंदोलन है, क्योंकि किसान आंदोलन को भी यही कहने लगे थे कि इसमें तो एक कौम के लोग हैं। नहीं, देखो, जो जाट आंदोलन ना, जो किसान आंदोलन है ना, देखो सच्चाई तो ये है, इसमें दूसरी जातियों के तो नाम मात्र के ही आदमी होते हैं, ज़्यादातर होते ही तो जाट ही हैं। मैं 2015 में सुनारिया जिले में बंद था, हम वहाँ 700 कुछ आदमी थे। 700 कुछ आदमियों में से एक आदमी तो रोड था, और एक आदमी पंडित जी थे, बाकी सब जाट थे जेल के अंदर। जी। तो यही से एक बड़ा कारण है, मतलब। हाँ, यही है एक बड़ा कारण है। तो आपने कितने आंदोलन देख लिए आपकी लाइफ में? मैं किसान आंदोलन देखा, जाट आरक्षण आंदोलन देखा,
बस मेन तो ये हरियाणा में ये 2 ही आंदोलन चले बड़े। देश के जो बड़े आंदोलन रहे जैसे जेपी मूवमेंट चली थी। आज भी मूवमेंट का मैं हिस्सा रहा हूँ। मैं उस टाइम महा कॉलेज में पढ़ता था। क्या थी वो मूवमेंट, थोड़ा बताएंगे जिन लोगों को, ताकि पता चले हम जैसे बच्चों को भी। देखिए ये इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा जी ने 1975 में। हम्म, और 1975 वो बड़े बड़े लीडर थे जो सारे जेलों के अंदर कर दिए थे। उनमें से जयप्रकाश भी एक वो थे। तो उन्होंने फिर वो आंदोलन चलाया। जी। उस आंदोलन में फिर वो ये नया एक क्रांति आई जो 1977 में फिर आपने देखा होगा सरकार बदली। तो उसने वो एक मुहिम चलाई थी सरकार बदलने की। उसमें वो कामयाबी रही काफ़ी हद तक। जी, आप उसका हिस्सा रहे हो? हाँ उस तरह में उस वक्त आर्य सभा एक होती थी राजनीतिक पार्टी। स्वामी इंद्रवेश, स्वामी अग्निवेश, स्वामी रुद्रवेश, ये उसके हिस्सेदार थे, मतलब हमारे आगू लीडर थे। मैं भी उस वक्त छोटा ही कार्य करता था, मैं इतना बड़ा तो वो तो नहीं था। तो फिर मैं उनके जलसों में जाता था। एक बार जब वो प्रकाश जी आए थे खालसा कॉलेज वहाँ अपना करनाल में, हम गए थे देखने के लिए उनकी उसमें। जी। वो हम आना था, उन्होंने 6 बजे शाम को, रात को 12 बजे आए। तो पता कैसे चलता था सर आपको, क्योंकि उस समय तो फ़ोन मोबाइल वगैरह नहीं होते थे? नहीं उस वक्त तो वैसे अनाउंसमेंट से या बड़े बड़े नेताओं के पास आ जाते थे, वो अपने उसके किसी माध्यम से भेज देते थे दूसरे के। ऐसे ही चलता था, वो एक दूसरे को बता देते थे आपस में भाई वहाँ उस दिन जलसा है। वो जैसे 5-7 दिन पहले अनाउंस हुआ था भाई इस दिन जयप्रकाश जी यहाँ आएंगे करनाल के अंदर। तो फिर हम तैयारियों में जुट गए थे, फिर उसके हिस्सा लेने के लिए हम गए थे। जी, तो काफ़ी बड़ा आंदोलन था देश। हाँ काफ़ी बड़ा आंदोलन था जी, बहुत कुछ बदला भी है उस आंदोलन। हाँ बदला उसने कि ये बड़े छोटे छोटे घरानों से वहाँ नेता बन गए। मुलायम सिंह यादव था, लालू प्रसाद यादव था, कर्पूरी ठाकुर था। जी, तो अब दोबारा जाटों पे आते हैं। अब जाटों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, कैसे मतलब दोबारा से ये रहेगा कि हरियाणा में भी जाट राज आ गया? देखो जाटों में अहम त्याग करके काम करना पड़ेगा, एक दूसरे को बढ़ावा देना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, है दूसरी जातियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जैसे हरियाणा तो जाट डोमिनेटेड स्टेट है, लेकिन दूसरी जातियों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, जब जा करके कुछ ना कुछ होगा। जी, अब आपने देखा 2024 का चुनाव, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जो एक मुहिम चल रही थी, एक मूवमेंट था भी कांग्रेस आ रही है, लेकिन एकदम से ही पासा पलट गया। इसमें आप क्या मानते हैं, किसकी गलती रही, क्या रहा? देखिए असल में तो जो है मुहिम चलाई नहीं जाट, मतलब जो एक ही तरफा मुहिम चलाई थी भी हुड्डा जी आएंगे हैं, और ये तो नहीं था भी कांग्रेस आएगी। अच्छा हुड्डा जी को इतना घमंड पैदा हो गया कि उन्होंने सुनना ही बंद कर दिया किसी दूसरे जाट को या किसी भी जाति को, मतलब उसने ये नहीं समझा भी चलो वो अपने आप को ही कांग्रेस समझ बैठा। मतलब लोग कहते भी थे हुड्डा है तो कांग्रेस है। हाँ हुड्डा है तो कांग्रेस है, हुड्डा जी आएंगे, ऐसे ऐसे गाने बन गए भाई। कांग्रेस का तो कहीं नाम ही नहीं, हुड्डा जी का ही नाम था। और जो ये मुहिम थी ना हुड्डा जी आएंगे, इतनी उन्होंने शोध कर रखा था, इतनी नहीं थी। देखिए बीजेपी ने के कुछ तो समर्थक है, अब ये 5 किलो अनाज या जो इसमें ये दे रहे हैं, काफ़ी कुछ गरीब लोगों को दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो उनकी अटैचमेंट थी उसके साथ, बीजेपी के साथ। वो तो साइलेंस बोर्ड था, वो बोलता नहीं था। हाँ बिना खर्ची पर्ची का भी इनका, हाँ बिना खर्ची पर्ची का जो इसका भी असर पड़ा है। इसका असर है, इसका था। पहले भी जो इसकी नौकरियां मिली हैं वो बगैर खर्ची की पर्ची की मिली हैं, और अब भी जो मिली है ये भी बगैर खर्ची पर्ची की मिली हैं। जी, और चौटाला परिवार को आप कैसे देख रहे हो? चौटाला परिवार की देखो समाज में इज्जत तो है, वो वर्कर का काम भी करते हैं। अब उनके दो जगह बंटने से इसका फर्क तो पड़े है। दोनों जब एक थे, चौटाला साहब उनके मुखिया थे तो ठीक था सब। अब अजय अलग है, अभी अलग है, उनके बेटे अलग हैं।
एक दूसरे को भी मतलब कटाक्ष करते रहते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में है नहीं जो होना चाहिए। जाट आंदोलन को लेकर प्रधान जी, राजकुमार सैनी सांसद थे अपने कुरुक्षेत्र लोकसभा से, उनकी कितनी भूमिका आप मानते हैं? असल में राजकुमार सैनी था जो, वो तो मुखोटा था इसका, क्या है, बीजेपी का। उसने तो इसका विरोध किया, जाट आरक्षण आंदोलन का। तो उसमें उसकी भूमिका ठीक नहीं थी मतलब। तो ज़्यादा जो उस समय उग्र हुआ आंदोलन, तो कहीं ना कहीं भूमिका थी सभी पार्टियों की मिली जुली, मतलब। हाँ, थी पार्टियों की। काफ़ी नुकसान हुआ। काफ़ी नुकसान जाटों को हुआ, मुकदमे हैं जो अब तक चलने लग रहे हैं। अभिमन्यु की कोठी फूकी, वो भी जाटी था, चलो। तो कहीं ना कहीं ऐसी शय मिली है जिससे जाटों का काफ़ी नुकसान। तो दोबारा से ये जो आरक्षण की मुहिम है, कुछ लग रहा है आपको कि एक्टिव होगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कुछ एक्टिव हो गए। चलो आगे चल के कोई हो तो पता नहीं, लेकिन अभी निकट भविष्य में तो इसकी कोई आशा नहीं है। जी, तो लगभग आप राजनीति से दूर हो पिछले काफ़ी सालों से, क्या कारण है? नहीं, मैंने एक तो देखो, एक मेरी सेहत नहीं अलाउ कर दी, मैं काफ़ी बीमार रहने लग गया। और एक राजनीति में अब मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मेरा ही हल्का तो कैथल था। हाँ। अब कैथल में तो एक सुरजा राहल जी बैठे। बाकी बीजेपी से मेरा कभी लगाव रहा नहीं है। वैसे मेरे पिताजी, मैं बताऊँ आपको, मेरे पे उस वक्त जनसंघ होता था, बीजेपी तो थी नहीं। तो मेरे पिताजी जनसंघी थे। अच्छा। हाँ, मैंने वो हमारे यहाँ लीडर होते थे हरेंद्र सिंह जी, जो कुशलपाल जी के फादर हैं। एक वो थे हमारे इससे, ये गांव है डांडा का, वो बारूराम जी जी थे। वो भी वो थे, जनसंघी थे। मेरे पिताजी का और जो ये थे अपना लाला ज्ञानचंद सोरेवाड़ा, इनका बड़ा अच्छा संबंध रहा है। तो शुरू में तो मेरे पिताजी जनसंघी थे, लेकिन बाद में ये हालात बदलते गए और मैं तो फिर 1977 में ही मतलब वो आया इसमें। तो इनके साथ क्यों नहीं तार से मिलते आपके, बीजेपी के साथ? बस अब पता नहीं भी क्यों नहीं तार मिलते हैं। असल में ये मेरे यूँ नहीं तार मिलते हैं, ये मेरे को कहीं ना कहीं किसान विरोधी लगती है ये बीजेपी पार्टी। ओके, ठीक है, मतलब बड़ी वजह ये है। बड़ी वजह यही है जी। अब जाट शिक्षण संस्थान में हम देख रहे हैं चुनाव नहीं हो रहे और कई जगह नहीं हो रहे, तो फिर इसको आप कैसे देखते हैं? जाट शिक्षण संस्थान में चुनाव करवाने चाहिए, वैसे ये इनकी गलती है। अब ये शिक्षण संस्थान अच्छी बन गई है, मतलब। हाँ। पहले ये आपने देखा होगा, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये अब अच्छे इसका वो। जी, तो ये शुरुआत कैसे हुई थी प्रधान जी जाट शिक्षण संस्थान की? तो जाट शिक्षण संस्थान की नींव तो 1939 में छोटू राम जी ने रखी थी। छोटू राम जी का शिक्षा के प्रति बहुत लगाव था, वो चाहते थे हर आदमी शिक्षित बने। और जाट शिक्षण संस्था एक नहीं बल्कि रोहतक की है, हिसार की है, जींद की है, कैथल की है, ये सभी उनके टाइम में बनी थी और ये खूब चलती थी, खूब यहाँ बच्चे आते थे। जाटों की नहीं, दूसरी कौम के भी। मैं खुद जाट शिक्षण संस्थान में कैथल में हाँ हाँ, यहाँ भी काफ़ी बड़ी संस्था रही है ये। फिर धीरे धीरे और ये स्कूल बनते चले गए, तो इसकी कुछ अहमियत सी कम हो गई। एक बार तो बिल्कुल ही 15 बच्चे रह गए थे कैथल शिक्षण संस्थान में, लेकिन फिर दोबारा इसको खड़ा किया, कॉलेज बना, ITI बनी, तो इसका मतलब काफ़ी सुधार अच्छा हुआ। हाँ, अब शिक्षण संस्थान के राजनीतिक पार्टी है ना जो, उनका इंटरेस्ट इस पे कब्जा करने का है। अब भी पहले 2-3 बार चुनाव हुए, ठीक चला। ये शुरुआत हुई यहाँ दर्शन सिंह मालखेड़ी को गलत तरीके से वो रखा बना करके। उसके बाद फिर ये भी एक रिवायत सी पड़ गई
अब उसके बाद दुष्यंत आया, दुष्यंत ने फिर अपने आदमी लगा बना दिए प्रशासक इसके। अच्छा, अब ये बीजेपी है, बीजेपी ने फिर अपने बना दिए, प्रशासक ही चल रहे हैं, एक प्रशासक ही चल रहा है। हालांकि बनाते हैं भैया 3 महीने के लिए बनाएंगे भाई, इसकी वो कोलजियम बना करके और चुनाव करवाएंगे, लेकिन वो 3 महीने के बाद डाक के 3 पात कोई इसके कोलजियम नहीं बने अब तक। कोलजियम में क्या है, कुछ भी नहीं है। कोलजियम तो एक बना दो, इतने वोट इस कोलजियम में, इतने इस वोट कोलजियम में। जी, तो इसका भी भविष्य मतलब हाँ, मतलब सरकारों की मंशा नहीं है, राजनीतिक पार्टी की मंशा नहीं है इसके चलाने की। हालांकि पैसा भी खूब देते हैं, ये बात नहीं है भी वो मदद नहीं करते। पीछे वो दुष्यंत भी इसको 1 लाख रुपये 50 लाख रुपये देगा था। उससे पहले वो देवेंद्र सिंह बबली आया था पंचायत मिनिस्टर, वो भी इसको 22 लाख रुपये देगा था। ये कमलेश ढांडा ने भी इसको 30-31 लाख रुपये दिए हैं। जी, लेकिन इसके साथ साथ वो ये चाहते हैं भाई अपने याद भी रहें इसके, अपने आदमी बैठे। हाँ, अपने आदमी बैठे रहे। प्रधान जी, दूसरे लोगों पे विश्वास कर लेते हैं कहीं ना कहीं, जो अपने लोग हैं ना हरियाणा के। अब जैसे पहले आप बात कर रहे थे कि यशपाल मलिक जी आए थे, तो लोगों ने उठा के रखा, यशपाल मलिक जी आए हैं। अब किसान आंदोलन में ज़्यादा राकेश टिकैत जी चले, तो ये क्या वजह है कि आप दूसरे लोगों को नेता बनाते हैं, उन पे विश्वास करते हैं? ऐसा है, हरियाणा के लोगों में फूट बहुत है। एक आंदोलन का कोई मुखिया हो हरियाणा का, तो उसकी टांग खिंचाई शुरू कर देते हैं वो। कहीं खाप यहाँ जाती है, खाप कहीं बड़े, किसान आंदोलन का मुखिया क्या मैं बड़ा, फिर अलग से वो और दूसरे संगठन खड़े होने शुरू हो जाते हैं। जैसे शुरू में ये किसान आंदोलन ये टिकैत वाले ही था यहाँ हमारे हरियाणा के अंदर जी। उसके बाद ये गुरनाम तुर्जुनी भी टिकैत का वो रहा है। लेकिन जब इसने देखा भाई नहीं, वो तो फिर इसने अपना अलग बना लिया। फतेह सिंह फतवा था, उसने अलग बनवा लिया। घासी राम नैन था, उसने अलग बना लिया। तो ये ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता। अब क्या है, अब गुरनाम सिंह चड्डू ने अलग बना लिया। ये अपना है कैप्टन, ये कैप्टन क्या है अभिमन्यु को हड, इन्होंने अलग बना लिया। सुरेश कोथ ने अलग बना लिया। खापे कहे नहीं, हम इन सब के ऊपर चौधरी हैं। तो जब ये चौधरी की लड़ाई हो जाए ना, तब कोई बात सीधे नहीं चल सकती, वहाँ दिक्कत आती है कोई जी। तो फिर दूसरे नेता आते हैं और हाँ, वो उन पे अपना वो कर देते हैं, जो सारा आंदोलन तैयार किया होता है, सारा कुछ हम उस पर कब्जा कर लेते हैं, उसको करवा देते हैं। देखो यूपी का है ना, जो यूपी का आदमी संगठित है, हरियाणा का आदमी संगठित नहीं है। ये एक बड़ी हाँ, ये एक बड़ी वो है। तो फिर संगठित कैसे हो सकता है प्रधान जी? संगठित में तो लगता नहीं भी जाट या किसान संगठित होंगे आपस में। आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा भाई, जो जाट हैं सारे आपस में मिल के रहो, दूसरी जातियों को साथ लेकर चलो, भाईचारा बना कर रखो, हैं ठीक ढंग से काम करो। तो अहम की लड़ाई छोड़ो, भाई मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी के वो नहीं। तो इस तरीके से इनको छोड़ना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। प्रधान जी, जो गाने आते हैं, जैसे जाटों के गाने आगे स्पेशल, और फिर ये कहीं बाइक पे आप लिखवा रहे हो जाट राज, या फिर गाड़ियों पे लिखवा रहे हो, इन चीज़ों से भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखो, जो हमारे फुकरे हैं ना, जाट जो फुकरे किस्म के लोग हैं, वो ही अपनी गाड़ियों पे जाट लिखवा लेगा, कोई कुछ लिखवा ले है। अच्छा, ये बंदूक लेकर चलना, वो करना, मैं तो समझता नहीं भाई इस किस्म के कोई आडंबर करने चाहिए, इससे फर्क ही पड़ता है दूसरी जातियों में। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद प्रधान। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो भाई, आप लोगों ने भी सुनी है सारी बातचीत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी मंशा ये नहीं है कि हम किसी जाति को टारगेट कर रहे हैं। जाट आरक्षण हुआ था, उस पर ही बातचीत आज की है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भाईचारा बना के रखें। धन्यवाद।